बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS सूडो क्लासेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने CSS कम्बिनेटर को देखा था जो कि CSS सेलेक्टर की दूसरी कैटेगरी थी। आज हम तीसरी कैटेगरी देख रहे हैं जो कि है सूडो क्लासेस। ठीक है, सूडो क्लासेस कहते हैं कि जब हम अगर कोई अपने एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हो बेस्ड ऑन देयर स्टेट्स। इस बात का ये मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई बटन है, हम चाहते हैं कि जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करे उस बटन का बैकग्राउंड कलर, उस स्पेसिफिक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। सपोज इस तरह हमारे पास कोई और टैग है, जैसे हमारे पास कोई लिंक का टैग है, हम चाहते हैं कि जैसे यूजर उस लिंक को विजिट करे उस लिंक का कलर चेंज हो जाए। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास क्लासेस हैं। हम जब सब क्लासेस को देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने डिफरेंट हमारी जो सूडो क्लासेस हैं वो दी हुई हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें, सूडो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कॉलन लगाते हैं। ठीक है, ये जो लिंक से पहले लिखा हुआ है कॉलन, ये हम लगाते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक सूडो क्लास है। ठीक है, अब हमारे पास मैंने सूडो क्लास को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले है एंकर यानी लिंक, दूसरा है जनरल, तीसरा है फॉर्म्स। एंकर बेसिकली स्पेसिफिक है यानी लिंक के लिए जो हमारे पास ए का टैग है, एंकर टैग है, उसके लिए मोस्टली हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फॉर्म है ये हमारे पास फॉर्म्स के लिए है, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है, या हमारे पास बाकी फॉर्म के इनपुट टाइप्स होते हैं जैसे रेडियो बटन वगैरह है, उसके ऊपर हम अगर कोई CSS क्लास अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये सारे सेलेक्टर्स उनके लिए हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास ये जनरल है। ये सपोज हमारे पास इसमें डिफरेंट चीजें आती हैं कि अगर आपके पास 10 पैराग्राफ हैं, आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ लास्ट वाला पैराग्राफ टारगेट हो, आप चाहते हैं उसमें से सिर्फ इवन नंबर्स ऑफ पैराग्राफ सेलेक्ट हो, इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से एम्प्टी टैग हैं या जो भी हैं, ये सब हम देख लेंगे। ठीक है, इसको हमने जनरल का नाम इस वजह से दिया कि इसमें डिफरेंट हमारे पास सूडो क्लासेस आती हैं। एंकर स्पेसिफिक हो जाता है, फॉर्म भी स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, अब हम इनको कवर करते हैं। सबसे पहले एंकर टैग को देख लेते हैं। तो एंकर टैग को करने के लिए हम जल्दी से यहाँ पे एक एंकर टैग बनाते हैं ए। ठीक है, एंकर टैग बेसिकली लिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, और एंकर टैग का मैं कोई टेक्स्ट दे देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सपोज नस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, नस्ट यूनिवर्सिटी, तो राइट साइड पे देखिए नस्ट यूनिवर्सिटी का एक एंकर टैग बन गया। ठीक है, और उस लिंक का, ये जो लिंक है इसका जो हमने सोर्स डालना होता है वो href के अंदर डालना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कोई सोर्स दे देता हूँ https www. अब आई डोंट नो, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, नस्ट का URL nust.edu.pk में भी ये हो। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया, एक लिंक बना लिया, उस लिंक का कोई टेक्स्ट है नस्ट यूनिवर्सिटी और उसका कोई URL है। ठीक है, अब देखें हम ये जो लिंक है हमारे पास सूडो क्लासेस है ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखें जो लिखा हुआ है लिंक और विजिटेड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। इन दोनों का कैसे रिलेशन है कि लिंक हम कहते हैं वो वाले लिंक्स जो अनविजिटेड हैं, जिनको अभी तक विजिट नहीं किया गया, यूजर ने उसको अभी तक विजिट नहीं किया, उसको हम अगर टारगेट करना चाह रहे हो, उनके ऊपर कोई इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हो तो लिंक के हम सूडो क्लास से टारगेट करते हैं। और यूजर ने अगर किसी को विजिट कर लिया किसी लिंक को, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हो तो हम विजिटेड से करते हैं। हम इसको करके देखते हैं। सपोज ये वाला लिंक अभी तक हमने विजिट नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर देखें, मैं लिखता हूं ए और आगे हम अपनी सूडो क्लास लिखते हैं लिंक। ठीक है, मैंने लिखा लिंक और मैं चाह रहा हूं कि जब तक ये विजिट नहीं हुआ, ठीक है, जब तक यूजर ने इसको विजिट नहीं किया तो यूजर के पास इसका जो कलर है वो रेड दिखाई दे। ठीक है, रेड। देखिए मैंने सेव किया तो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे लगाते हैं विजिटेड का कलर। ठीक है, विजिटेड का कलर। ठीक है, मैं चाहता हूं जैसे यूजर इसको विजिट कर ले तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब देखें हम ट्राई करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। यहां पे हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं ए टैग के अंदर, वो है टारगेट, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं ब्लैंक। ये बेसिकली ये है कि अब जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब पर ओपन होगा। मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक किया तो अब पता नहीं ये लिंक, हाँ देखिए नस्ट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। ठीक है,
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमने लिंक को विजिट कर लिया। अब देखिए मैंने कलर क्या अप्लाई किया हुआ था, जब विजिटेड हो जाए तो कलर ग्रीन हो जाए। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि वाकई कलर ग्रीन हुआ है। मैं वापस आया और ये देखें कलर अब ग्रीन हो गया है। पहले जब वो विजिटेड नहीं थी यानी अनविजिटेड थी उस वक्त कलर रेड था, अब कलर ग्रीन हो गया। तो ये थी हमारी लिंक और विजिटेड। अब हम देखते हैं हॉवर और एक्टिव। ठीक है, हॉवर बेसिकली सिंपल सी है कि हम अगर किसी लिंक के ऊपर इस तरह अपना माउस हॉवर करें तो उसका कलर उसके ऊपर कोई इफेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे हॉवर और मैं यहाँ पे कलर रेड है कि जैसे ही इसके ऊपर मैं माउस लाऊं तो ये जो लिंक है इसका कलर रेड हो जाए। देखिए मैं इसके ऊपर माउस लाया, इसका कलर रेड हो गया। इसके ऊपर मैंने हॉवर किया, इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसके ऊपर और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आया तो देखें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। अब डिपेंड करता है, कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। इसी तरह एक्टिव है। एक्टिव क्या है बेसिकली कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करें, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्टिव और इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, देखें जैसे ही मैं पहले हम ये हॉवर वाली हटा देते हैं। देखिए मैं इस पर आया, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो नस यूनिवर्सिटी का जो कलर है वो ब्लू हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्लिक करता हूं तो ये दूसरी वेबसाइट पर चले जाता है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। क्लिक करने का मतलब ये है कि इस पर जस्ट यूजर ने क्लिक किया। अब मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है और मैंने बटन लीव नहीं किया अभी तक। ठीक है, बटन मैं डेफिनेटली लीव करूंगा तो वो उस वेबसाइट पर चले जाएगा। ठीक है, यानी जिस वक्त वो एक्टिव हो, जिस वक्त वो क्लिक हो, तो उस वक्त क्या होगा, अक्सर होता है ना हम क्लिक करते हैं, जैसे हमें पता चल जाता है यार हमने क्लिक कर लिया तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास एक्टिव और ये बेसिकली हम लिंक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम बाकी भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। हॉवर को खासकर हम अक्सर जगह पे यूज करते हैं, जैसे बटन के ऊपर हमने यूज कर लिया। देखिए हम यहाँ पे बटन के लिए यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बटन दे देता हूँ नाम, कोई बटन 1। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बन गया। ठीक है, अब देखिए मैं बटन के ऊपर हॉवर लगाता हूँ। ठीक है, बटन के ऊपर हॉवर लगाता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर हॉवर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, और इसका टेक्स्ट कलर, इसका जो कलर है अपना वो हो जाए सपोज येलो। ठीक है, मैं आया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर हॉवर किया तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और इसका कलर येलो हो गया। ये कलर येलो है, इस वक्त आपको मे बी सही तरह क्लियर ना हो रहा हो। खैर इसका हम इस बटन का कलर कोई और करते हैं, जैसे हम कर देते हैं कौन सा इसके ऊपर मैच होगा, हम कर देते हैं ब्लैक करते हैं ताकि नजर ही ना आए। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा करता हूँ, मैं यहाँ पे आया कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, कोई और कलर अप्लाई करते हैं, रेड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप सही क्लियर शो हो रहा है, बटन 1 हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह बटन वगैरह पर भी अक्सर हम हॉवर यूज करते हैं। तो ये था हमारा एंकर के लिए जो लिंक के लिए यूज होते हैं, स्पेसिफिकली ये लिंक के लिए हमारे पास अक्सर यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्म की तरफ आते हैं, जो हमारे फॉर्म की सुडो क्लासेस हैं। ठीक है, हम जल्दी से यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ इस बटन को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्म बना लिया। ठीक है, आई होप आपको फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब हम यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हों, यूजर से कोई वैल्यू लेना चाह रहे हों तो हम फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और फॉर्म में हम इनपुट टाइप रखते हैं। अगर आपने मेरी फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। ठीक है, HTML के प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया तो एक मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये इन टेक्स्ट बॉक्सेस पर हम डिफरेंट सूडो क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है फोकस। ठीक है, अब मैं इनपुट को टारगेट करता हूं और उसको सूडो क्लास देता हूं फोकस। ठीक है, फोकस उसको सूडो क्लास मैंने दे दी, सॉरी फोकस। ठीक है, फोकस का मतलब ये है कि जैसे ही यूजर इस पर फोकस करे, जैसे यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करे तो क्या अप्लाई हो, कौन सा इफेक्ट अप्लाई हो। मैं चाहता हूं जैसे इसके ऊपर क्लिक हो इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाए। ठीक है, टोमेटो हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आया और मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यानी फोकस किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसका जो इसके अंदर हम जो टाइप करते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाए। ठीक है, देखिए मैं इसके ऊपर आया, मैंने क्लिक किया और जो हम टाइप कर रहे हैं वो भी येलो हो गया। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा फोकस। अब हम देखते हैं इनेबल्ड और डिसेबल्ड। ठीक है, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब ये है कि सपोज ये कोई इनपुट टाइप है, देखिए इस वक्त इनेबल्ड है, यानी हम इसके ऊपर कुछ
इनपुट दे सकते हैं। डिसेबल्ड का मतलब ये होगा कि इसको हम कोई इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है। तो डिसेबल हम पहले करते होते हैं अपने इनपुट टाइप को। मैं सपोज यहाँ पे आके इसको डिसेबल्ड कर देता हूँ। डिसेबल करने के लिए हम लिखते हैं डिसेबल्ड अपने इनपुट टाइप के अंदर, ठीक है। मैंने डिसेबल्ड लिखा तो देखिए हमारा ये इस वक्त डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। और ये जो हमारी डिसेबल्ड की क्या कहते हैं सूडो क्लास है, ये हम यूज करते हैं कि सपोज अगर हमारी कोई इनपुट टाइप डिसेबल्ड है, हमने डिसेबल्ड कर दिया है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट अप्लाई हो। मैं यहाँ पे करता हूँ डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड है तो ये देखें ये डेफिनेटली ये कलर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर हम कोई टाइप नहीं कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इस डिसेबल्ड का, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कस्टम स्टाइलिंग करने चाह रहे होते हैं जो हमारे पास डिसेबल्ड होते हैं इनपुट टाइप्स, ताकि यूजर को क्लियरली पता चल जाए कि ये डिसेबल्ड है। तो उन डिसेबल्ड के लिए हम यूं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इनेबल्ड होंगे, इनेबल्ड मतलब जो कि डिसेबल्ड नहीं है, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ से डिसेबल हटाता हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया तो देखें अब इस वक्त यहाँ पे इनेबल्ड को हम टारगेट करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो गया ऑटोमेटिकली। यानी हर वो इनपुट टाइप जो कि इनेबल्ड है यानी डिसेबल्ड नहीं है, यूजर उस पर कुछ कर सकता है, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो जाएगा इनेबल्ड के जरिए, ठीक है। अब इनेबल और फोकस में फर्क ये है कि फोकस में हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो तब वो उसके ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन इनेबल्ड का मतलब ये है कि पहले से ही उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आखिर में रह गया चेक्ड, ठीक है। तो चेक्ड भी सिंपल है। चेक्ड क्या है बेसिकली कि सपोज हमारे पास चेक रिप्रेजेंट करते हैं चेक बॉक्सेस को, रेडियो बटन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इनपुट टाइप में आके एक चेक बॉक्स बना लेते हैं। मैंने सेव किया तो देखिए इसने एक चेक बॉक्स बना दिया। चेक बॉक्स में ये है कि हम जो चेक्ड की हमारी सूडो क्लास है वो अप्लाई ऐसे करते हैं कि सपोज मैं लिखता हूँ इनपुट और चेक्ड, ठीक है। इनपुट के ऊपर मैंने चेक्ड की अप्लाई की कि जैसे यूजर इसको चेक कर दे तो क्या हो। मैं चाहता हूं इसकी विड्थ चेंज हो जाए और वो हो जाए सपोज 50 पिक्सल और इसकी हाइट जो है वो भी 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई। इसी तरह मैं इसके ऊपर कोई ये जो रेडियो बटन है वो उसके ऊपर मैंने विड्थ और हाइट चेंज करनी है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने रेडियो कर दिया तो देखिए मेरा रेडियो बटन इस वक्त राइट साइड पे बन गया, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए रेडियो बटन की भी हाइट और विड्थ चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारा चेक था और फॉर्म की सूडो क्लासेस थी जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उनको हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम जनरल की तरफ आते हैं, ठीक है। जनरल में सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। इसको हम देखते हैं। हम जल्दी से पहले यहां से इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको भी फॉर्म को भी रिमूव कर लेता हूं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टाइप समझाने के लिए पहले आपको कुछ पैराग्राफ लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है, टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम जल्दी से पैराग्राफ लिख लेते हैं 5-6 ताकि आपको फर्स्ट ऑफ टाइप समझ आ जाए। प्लस सिंपल से फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। मैंने 2 और 3, बस 3 काफी हैं। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं P1, यहाँ पे लिख लेते हैं P2 और यहाँ पे लिख लेते हैं P3, ठीक है। 2 और बना लेते हैं, P4 भी बना लेते हैं, P4 और P5 भी बना लेते हैं, यानी 5 पैराग्राफ टैग हमने बना लिए। अब फर्स्ट ऑफ टाइप तो बहुत सिंपल है कि हर पेरेंट का जो पहला चाइल्ड होगा कौन सा, यानी वो हम अब बताएंगे उसको, वो उसके ऊपर इफेक्ट कर दे। कैसे, देखिए मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। मैं चाहता हूं जो मेरा P है वो फर्स्ट ऑफ टाइप जो है, इस बात का क्या मतलब है कि पेरेंट का जो पहला P चाइल्ड है उसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई हो जाए, कोई इफेक्ट ऐड हो जाए। यानी ये जो है ना इस वक्त P ये किसके चाइल्ड है, इस वक्त ये बॉडी के चाइल्ड है, ठीक है। और बॉडी का जो पहला चाइल्ड है फर्स्ट ऑफ टाइप, वो बॉडी का जो पहला P चाइल्ड है, ठीक है। हमने यहाँ पे P को टारगेट किया है तो उसके ऊपर हम कोई इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कलर इसका रेड हो जाए, ठीक है। तो देखें राइट साइड पे, बल्कि हम इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, रेड। तो देखें जो हमारा फर्स्ट इसका चाइल्ड था पेरेंट का, उसके ऊपर कोई हमने स्टाइल ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ टाइप बेसिकली कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, ठीक है। अब फर्स्ट चाइल्ड कौन सा वो हम लेफ्ट साइड पे उसको बता देते हैं P, ठीक है, इसको बता दिया। फर्स्ट चाइल्ड तो इसका H1 भी था ना, लेकिन हमने इसको बताया कि फर्स्ट चाइल्ड जो P है, ठीक है, वो उसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है। इसी तरह देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, और div का भी मैं फर्स्ट चाइल्ड कोई बनाता हूँ। सपोज दिस इज P इनसाइड div, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और P बना लेता हूँ, दिस इज
अनदर पी। देखिए अब क्या हुआ, दिस इज पी इनसाइड डिव इस पर अप्लाई हो गया क्योंकि ये भी फर्स्ट चाइल्ड था उसके पेरेंट का, लेकिन ये जो सेकंड चाइल्ड था इसके पेरेंट का इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, दिस इज अनदर पी पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट ऑफ टाइप समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं लास्ट ऑफ टाइप। लास्ट ऑफ टाइप भी सिंपल है, जैसा कि हम टारगेट कर रहे थे फर्स्ट को, इसी तरह हम टारगेट करेंगे लास्ट चाइल्ड को। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे अब देखिए मैं लास्ट ऑफ टाइप करूंगा, इसका मतलब ये है कि पेरेंट का जो लास्ट चाइल्ड है वो टारगेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा लास्ट ऑफ टाइप। ठीक है, तो लास्ट कौन से मैं सेव नहीं करता, उससे पहले आप खुद ही बताएं कि ये पेरेंट है, इसका लास्ट चाइल्ड कौन सा है, दिस इज अनदर पी। ठीक है, और ये बॉडी हमारा पेरेंट है, इसका लास्ट चाइल्ड पी वाला कौन सा है, ये P5। ठीक है, मैंने सेव किया तो देखें दिस इज अनदर पी, ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये डिफ का लास्ट चाइल्ड था, और इसी तरह P5 सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये बॉडी का लास्ट पी एलिमेंट था। ठीक है, तो ये लास्ट ऑफ टाइप होता है। ठीक है, तो ओनली ऑफ टाइप इसके बाद रह गया हमारा ओनली ऑफ टाइप। ठीक है, अब ये देखें ओनली ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप से समझ आ गई है कि ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डिव है, इस डिव के अंदर 2 चाइल्ड है। ठीक है, और इसी तरह ये जो हमारे पास पी टैग है ये भी जो है 5 है। ठीक है, यानी ये 5 सिबलिंग्स हैं, इसी तरह ये 2 हैं, ओनली नहीं है। अब मैं सेव करता हूं तो कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर ओनली ऑफ टाइप हमने करना है, ओनली पी सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए चाइल्ड भी एक होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक है, अब एक रह गया। ठीक है, यानी एक चाइल्ड हो गया, ओनली चाइल्ड रह गया। तो अब जब मैं सेव करूंगा, ठीक है, अब मैं सेव करूंगा तो देखिए इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, यानी ओनली चाइल्ड होना चाहिए उसका। ठीक है, यानी उसका कोई सिबलिंग ना हो। ये हमारा था ओनली ऑफ टाइप। अब हम जैसे हमने इन तीनों को कवर किया, एंड ऑफ टाइप की तरफ मैं आता हूं। ये देखें फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ये तीनों एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी है इसकी, इन फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप की, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। एक छोटा सा फर्क है, वो ये कि इनमें जहां पे चाइल्ड का वर्ड आता है इनमें पोजीशन मैटर करती है। कैसे, देखिए मैं फर्स्ट चाइल्ड को पहले आपको दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ टाइप और फर्स्ट चाइल्ड में मैं आपको फर्क बताता हूं, बाकियों में आपको समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं फर्स्ट ऑफ टाइप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ टाइप मैंने आपको क्या बताया कि जो ये हैं फर्स्ट ऑफ टाइप वाला, जो ऑफ टाइप वाले हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती, लेकिन जो चाइल्ड वाले हैं इनकी पोजीशन मैटर करती है। इस बात का क्या मतलब है, देखिए मैं फर्स्ट ऑफ टाइप का मतलब होता है फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अब देखें डिफ का फर्स्ट चाइल्ड था पी, इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती। इस बात का मतलब ये है कि सपोज यहां पे होता H5 और मैं इसमें कुछ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब देखें फर्स्ट चाइल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब डिफ का फर्स्ट चाइल्ड तो H5 है। ठीक है, पहली पोजीशन H5 की है ना, तो यहां पे ऑफ टाइप की जो बात होती है उस पर पोजीशन मैटर नहीं करती, बस उसका जो पी एलिमेंट है वो उसका फर्स्ट वाला टारगेट कर लेगा। ठीक है, मैंने सेव किया तो देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और दिस इज पी इनसाइड डिफ पर बी हमारा इफेक्ट यानी CSS अप्लाई होगी। इस बात का ये मतलब है कि ये ओनली चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूं फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, तो अब ये पी को टारगेट नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, लेकिन उसकी पोजीशन भी पहले नंबर पे हो। H5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये इसको टारगेट नहीं कर पाएगा। मैंने सेव किया तो देखें कोई भी CSS अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड इस वक्त H5 है और सेकंड नंबर पे P है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ टाइप के केस में वो पोजीशन मैटर नहीं कर रही थी, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड के केस में पोजीशन मैटर करती है। यानी अगर आपने पी फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करना है पी को, तो वो उसके पोजीशन में भी पहले नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहां से कट करके पहले नंबर पर लिखता हूं। ठीक है, यानी इसका डिफ का पहला चाइल्ड जो है वो पी है। अब सेव किया तो देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह ये देखेंगे बॉडी है ना, पेरेंट है, किस किसका पेरेंट है, H1 का पेरेंट है, डिफ का भी पेरेंट है और इन P टैग्स का भी पेरेंट है। तो यहाँ पे P जो था वो थर्ड नंबर पे था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे H1 था, फिर डिफ था, फिर थर्ड चाइल्ड इसका P1 था। इस वजह से इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं हुई। अगर मैं इस P1 को यहां से उठा के
मैं ले जाऊं बॉडी के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, ठीक है, इसकी पोजीशन फर्स्ट कर दूं, तो अब फर्स्ट चाइल्ड के ये केस में आ जाएगा और P1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट चाइल्ड था। इसी तरह सेम हमारा लास्ट चाइल्ड है और ओनली चाइल्ड है, यानी लास्ट चाइल्ड में हर उस पेरेंट के लास्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा जो पोजीशन में भी लास्ट हो। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज लास्ट ऑफ टाइप, ठीक है, लास्ट ऑफ टाइप। हमने लास्ट ऑफ टाइप में क्या कहा था कि लास्ट चाइल्ड उसका हो, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे मैं एक और P टैग लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस इज अनदर P। तो फर्स्ट लास्ट ऑफ टाइप में क्या था, लास्ट ऑफ टाइप में लास्ट P टारगेट कर लेगा चाहे वो पोजीशन उसकी लास्ट हो या ना हो। इस वक्त इस डिफ में जो चाइल्ड है उनमें H5 लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट ऑफ टाइप है ये कहता है कि बस मुझे P टैग चाहिए लास्ट पोजीशन वाला, ठीक है, यानी उन P में उसकी लास्ट पोजीशन हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट चाइल्ड, ठीक है, तो वो बेसिकली चाह रहा है कि हमारे पास पेरेंट का चाइल्ड P लास्ट पोजीशन पर भी हो, यानी उसकी जो आखिरी जो उसका होगा चाइल्ड वो P होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखें, अब मैंने सेव किया तो कोई CSS अप्लाई नहीं हुई, लेकिन मैं दिस इज अनदर P को अगर मैं यहाँ पे H5 के नीचे रखता हूँ, ठीक है, और मैं सेव करता हूं तो अब इसके ऊपर अप्लाई हो गया, यानी लास्ट चाइल्ड ऑफ द एलिमेंट, लेकिन उसकी पोजीशन भी लास्ट P होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ओनली चाइल्ड है, ठीक है। ओनली चाइल्ड में क्या था हमारे पास कि ओनली उसका चाइल्ड हो, ठीक है। सपोज यहां से इसको मैंने हटाया, ठीक है। अब देखिए ओनली चाइल्ड है, यहां पे मैं सपोज इसको ओनली चाइल्ड करता हूं, ओनली चाइल्ड, यानी एक ही उसका बेटा हो, एक ही उसका बेटा कह रहा हूं जो भी हो, एक ही उसका चाइल्ड हो, ठीक है, लेकिन वो पोजीशन में भी पहले नंबर पे हो। अब यहाँ पे दो पोजीशंस हैं, ठीक है, उसके दो चाइल्ड्स हैं, एक H5 है एक P है, लेकिन वो कह रहा है मेरा जो चाइल्ड होगा ओनली चाइल्ड उसकी पोजीशन भी पहले नंबर पे हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ और देखिए मैंने सेव किया तो ये देखें ओनली चाइल्ड रह गया, एक ही चाइल्ड हो उसका, ठीक है, चाइल्ड एक ही हो उसका। तो ये बेसिकली है हमारा ओनली चाइल्ड, ठीक है। ये तीनों आपस में लिंक करते हैं, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ओनली चाइल्ड। फर्क ये है कि इनमें पोजीशन मैटर नहीं करती और इनमें पोजीशन मैटर करती है। अब हम देखते हैं nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप भी बड़ा सिंपल है। nth ऑफ टाइप सपोज हम अगर चाह रहे हो कि हमारे पास 5 पैराग्राफ टैग हैं इस वक्त, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसमें से हम इवन नंबर ऑफ जो इवन नंबर पे है वो सिलेक्ट करें। इवन पे कौन से हैं, P2 और P4 इवन पे हैं, इनको हम टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। एलिमेंट का ये इंडेक्स दिखेगा, ठीक है, ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं इनमें HTML में। ये देखें H1 सॉरी ये एलिमेंट ये 1 होगा, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है। अगर हम टारगेट करना चाह रहे हैं सपोज हर P एलिमेंट, हर इवन P एलिमेंट, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं nth ऑफ टाइप में 2n+1 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 2n लिख देते हैं। मैं यहां पे करता हूं nth ऑफ टाइप, ठीक है, nth ऑफ टाइप मैं चाह रहा हूं कि हर इवन P टारगेट हो जाए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2n, ठीक है, और उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा, जैसे उसका बैकग्राउंड कलर हमेशा की तरह हम चेंज करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। मैंने सेव किया तो देखें जो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे P के उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं कि लास्ट ऑफ टाइप को मिटा देते हैं, इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि ऑड नंबर वाले हों तो मैं यहाँ पे 2n+1 लिख दूंगा। तो देखिए अब ऑड नंबर वाले सिलेक्ट हो गए एलिमेंट्स P1, P3, P5, ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे मैं मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ 4 वाला करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे nth ऑफ टाइप के अंदर 4 लिख दूंगा, तो सिर्फ 4 नंबर वाला जो एलिमेंट होगा P का वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 का करना चाहूं, ठीक है, मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है, तो सेकंड नंबर वाला एलिमेंट P का वो टारगेट हो गया, ठीक है। ये था हमारा nth ऑफ टाइप। अब हमारे लास्ट 4 रह गए एम्प्टी, टारगेट, नॉट और रूट। हम एम्प्टी को देखते हैं, ठीक है। एम्प्टी सपोज ये है कि हमारे पास अक्सर ऐसा होता है जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे हम टैग्स लिखते हैं, उनमें कुछ टैग्स हम लिख के खाली छोड़ देते हैं, यानी उसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं है, ठीक है, और वो हमारी फजूल में स्पेस भी ले लेता है, ठीक है। डेफिनेटली कोई तो मेमोरी लगती होगी ना। देखिए अब हमने इसको बना लिया और इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, और हमें भूल गया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई P है जो हमने बनाया और खाली छोड़ दिया, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे करते हैं P, हम चेक करें क्या वो ऐसा कोई P है जो एम्प्टी है, अगर है तो उसका बैकग्राउंड कलर
चेंज कर दे, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दे, ठीक है। मैंने सेव किया, इसने बैकग्राउंड कलर रेड नहीं किया पी का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसको विड्थ और हाइट भी देते हैं, ठीक है, विड्थ और हाइट, ठीक है, विड्थ और हाइट 10 पिक्सल जितनी भी दे दें आप, ठीक है। मैंने देखें सेव किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने इसका कलर रेड कर दिया। इसने हमें बताया कि P5 के बाद ऐसा एक टैग है जो आपने, ऐसा एक P का टैग है जो कि आपने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं H5 का यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखें थोड़ा सा नीचे होके इसने दोबारा हमें बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, ठीक है। इसने बताया कि P5 के बाद आपके पास एक ऐसा H5 टैग है जो कि आपने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो ये एम्प्टी के लिए हम अक्सर यूज करते हैं। इसके बाद है टारगेट, ठीक है। टारगेट ऐसा होता है कि हमारे पास हम जंप के लिए यूज करते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कोई लिखी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है, H2, ठीक है, और उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज, या मैं करता हूं मूव टू या जंप टू पैराग्राफ 1, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो नीचे जाके कोई पैराग्राफ लिखा होता है, उस पर हम जंप कर जाते हैं, जैसे रीड मोर का बटन होता है, ठीक है, उस पर तो खैर नीचे चले जाता है, यानी कोई जंप करना चाहते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो हम देखें मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जंप टू पैराग्राफ 1, ठीक है। अब देखें मैं इसको यहाँ पे एक एंकर टैग लगाता हूँ, यानी लिंक का टैग मैंने लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा जंप नाउ, ठीक है। अब जैसे ये इस पर क्लिक करेगा, और इसको मैं बता देता हूं कि जंप कहां पे करे। जहां पे इसने जंप करना है हम उस जगह की आईडी दे देते हैं, ठीक है। सपोज इसने जंप करना है P पर, और P पर कोई मैं रैंडम जनरेट कर देता हूं आपको पैराग्राफ, ठीक है, 100 वर्ड का मैंने सेव किया, तो देखें इसने ये रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही हम जंप नाउ पर क्लिक करें तो पेज के इस सेक्शन पर हम आ जाएं, ठीक है, पेज के इस सेक्शन पर हम आ जाएं, ठीक है। तो खैर ये दोनों तो साथ साथ ही हैं। हम ऐसा करते हैं 2-3 और पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं ताकि हम थोड़े से नीचे चले जाएं। लोरेम 100, ठीक है, इंटर दबाया, सेव हुआ। फिर एक और लगा लेता हूं P का टैग लोरेम 500, ठीक है, सेव किया। तो देखें अब थोड़ा ये नीचे चला गया, ठीक है। मैं इसको जरा सा इधर करता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको नीचे भी लेके जा सकें, ठीक है। अब नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर इस पैराग्राफ पर मैं इससे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ कि जंप करे उस हेडिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पे यानी ये जो लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ है, इससे पहले मैं यहाँ पे एक H3 लिख देता हूँ कि जंप हेयर, यानी जंप करके वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं कोई आईडी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी मैं देता हूँ लोकेशन, कोई भी आईडी दे दी, ठीक है। तो अब देखें ये जो जंप नाउ का जो हमने लिंक बनाया है, ठीक है, ये जो जंप नाउ का लिंक बनाया, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो जंप हेयर पर हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी दूंगा जो हमने जिधर हमने जाना है उसकी। तो आईडी इसकी क्या है, लोकेशन। तो आईडी देने के लिए हम हैश लगाते हैं इस तरह, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकेशन। मैंने सेव किया। अब देखिए मैं जंप नाउ पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। अब हम बात कर रहे थे बेसिकली टारगेट सूडो क्लास की, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये चीज समझाना जरूरी थी। तो टारगेट सूडो क्लास क्या करती है कि जैसे ही हम उस जगह जंप करें जहां पे उसने जाना है, तो उस जगह के ऊपर अगर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें, सपोज हम यहाँ पे आए जंप हेयर के ऊपर आए ना, तो जंप हेयर के ऊपर कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम टारगेट के जरिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट, और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका रोसी ब्राउन हो जाए, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो, इसका टेक्स्ट कलर है वो चेंज होके स्काई ब्लू हो जाए, ठीक है। अब हम दोबारा जाके जंप करते हैं, देखते हैं वाकई अप्लाई हुआ है, वो पहले से ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हम देखें इस पर क्लिक करते हैं जंप नाउ, तो इसने देखें जिस जगह हमने जंप करना है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर और उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, जिस जगह हमने जंप करना होता है, ठीक है। तो ये जिस जगह जंप करके हमने जाना होता है उसके ऊपर अगर हमने कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो तो वो टारगेट के जरिए हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टारगेट का, ठीक है। अब हमारा रह गया नॉट और रूट, ठीक है। नॉट बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम इस सबको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। टारगेट वाले को सेव किया।
सब कुछ रिमूव हो गया। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, नॉट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मजीद, ठीक है। अब हम नॉट देख रहे हैं। नॉट क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास हर एलिमेंट को, ठीक है, HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उस सब के ऊपर मैं कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूं, सिवाय किसी एक पर, सिवाय किसी स्पेसिफिक पर। देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे P टैग हैं 2-3, ठीक है, मिसाल के तौर पर 3 P के टैग हमने बना लिए, ठीक है। और इसके ऊपर हम मिसाल के लिख लेते हैं दिस इज P1, दिस इज P1, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज P2, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज P3, ठीक है। 3 पैराग्राफ टैग लगा दिए, ऊपर हमने लगा दिया H1 और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूं पूरे HTML एलिमेंट, पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग हैं सब पर, सिवाय H1 पर, ठीक है। यानी इन सब पर अप्लाई हो जाएगा PPP पर, लेकिन H1 पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको नोट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। और नोट के अंदर लिखने का तरीका ये है कि हम लिखते होते हैं नोट, और जिसको हमने एक्सक्लूड करना है, मैंने H1 को एक्सक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि H1 के ऊपर बैकग्राउंड, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई ना हो, ठीक है, बाकी सब के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के बजाय हम कलर लिख लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर बॉडी पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कलर आपको और दे देते हैं, रेड दे देते हैं, रेड क्लियरली शो होता है। अब जब मैं सेव करूंगा तो एक बात है कि H1 भी अप्लाई हो जाएगा इस वक्त। क्यों? क्योंकि जब हम नोट करते हैं तो उस वक्त जिसको हमने एक्सक्लूड करना होता है, तो उस एक्सक्लूड वाले को हमने खुद से पहले कोई CSS देनी होती है कि हम इसको इस वजह से एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको एक कस्टम CSS दी हुई है, ठीक है, कस्टम इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। देखिए मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए इसने हेलो वर्ल्ड को भी कर दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पे H1 को एक खुद से कोई, मैं चाह रहा हूं कि मैं H1 को इस वजह से एक्सक्लूड कर रहा हूं क्योंकि हमने इसको कोई कस्टम स्टाइलिंग की हुई है। अब मैं नहीं चाहता कि H1 की वो कस्टम स्टाइलिंग जो है चेंज हो, मैं यहाँ पे चाह रहा हूं इसका कलर, ठीक है, कलर टील, ठीक है। अब देखें, अब इस नोट वाले ने काम किया। अब इसने क्या किया, कलर अप्लाई कर दिए सारे एलिमेंट पर, H1 पर नहीं किया क्योंकि H1 को हमने खुद से कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये था हमारे पास नोट, ठीक है। अब आखिर में रह गया रूट, जो कि बहुत सिंपल है। रूट हमारा रिप्रेजेंट करता है HTML के अंदर HTML के टैग को स्पेसिफिकली, ठीक है। यानी जो हमारा HTML होता है, जो हमारा रूट हो, HTML ही बेसिकली हमारा रूट होता है ना। अब जब हम रूट को टारगेट करेंगे, इसका मतलब है हम पूरे HTML डॉक्यूमेंट को, पूरी पेज को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मिसाल यहाँ मैं लिखता हूं रूट, ठीक है, और रूट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैंने आपको बताया HTML को, यानी पूरे डॉक्यूमेंट को। तो मैं इसके ऊपर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई अप्लाई करता हूँ फॉन्ट साइज, तो देखिए इन तीनों पर फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने सेव किया, पिछली CSS रिमूव हो गई ना। अब फॉन्ट साइज के बजाय चलिए फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं, H1 को हटा देते हैं। अब देखिए इन तीनों का फॉन्ट साइज एक ही बार चेंज हो जाएगा, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम रूट के, यानी जितने भी HTML एलिमेंट्स होंगे सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, टील किया तो सबका कलर चेंज हो गया, ठीक है। रूट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है HTML को, और HTML का मतलब है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर ये चीजें आपने चेंज करनी है, ठीक है। तो ये थे बेसिकली हमारे सूडो क्लासेस। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन जितनी लंबी वीडियो है उतनी डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी दी गई ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं सेटिस्फाई हो जाए इस मेरे लेक्चर से, उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि हमें समझ आ गई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।